नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ PCS के इस YouTube चैनल पे मैं नरेंद्र कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। और जैसा कि आपको पता है कि इस वर्ष 2025 में भारत ने अपना 76th जो रिपब्लिक डे है यानी कि गणतंत्र दिवस है वो गणतंत्र दिवस मनाया। और इस गणतंत्र दिवस पर, इस रिपब्लिक डे पर क्या कुछ मेजर इवेंट्स रहे जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, रिसेंटली आपके जो भी एग्जाम आने वाले हैं उन सभी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। और यहां पर आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि जो रिपब्लिक डे है उसका क्या महत्व है, रिपब्लिक डे की जो शुरुआत हुई वो कहां से शुरुआत हुई, और जो भारत में जो रिपब्लिक डे मनाया जाता है यहां पर कौन कौन से अवार्ड्स दिए जाते हैं, इस दिन किन किन लोगों को सम्मानित किया जाता है, और इसके अतिरिक्त इसका जो इतिहास है वो इसका इतिहास क्या रहा है। तो चलिए एक बार शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, सारे लोग आ जाएंगे। और आज ये जो रिपब्लिक डे है यानी कि 76वां रिपब्लिक डे जो है वो मनाया। तो इस रिपब्लिक डे पे भारत ने जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, तो अगर हम आर्म्ड फोर्सेस की बात करते हैं तो हमारे पास इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स, और उसके अलावा हमारे पास जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस हैं यानी कि CRPF, BSF, ITBP, SSB और CISF, ये हमारी CAPF कहा जाता है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। एंड अदर देन दैट हमारे पास जो पैरा मिलिट्री फोर्सेस हैं यानी कि कोस्ट गार्ड है, और हमारे पास असम राइफल है। असम राइफल को सेंटिनल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट भी कहा जाता है। तो हमारी आर्म्ड फोर्सेस के जो हमारे सैनिक थे उन्होंने यहाँ पर अपने जो कर्तव्य थे वो कर्तव्य दिखाए। और इसके अतिरिक्त इस 26 जनवरी के दिन पर जो विभिन्न राज्य हैं वो राज्य अपनी झांकियां प्रस्तुत करते हैं। वो अपने अपने स्टेट के जिस भी स्टेट के बारे में जो भी चीज इंपॉर्टेंट होती है उस स्टेट की वहां पर झांकी जो है वो झांकी प्रस्तुत की जाती है। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स एंड अदर देन ये देखिए कर्नाटका है। तो मतलब इसी तरीके से सभी राज्य जो है अपने अपने राज्य की झांकियां प्रस्तुत करते हैं। चलिए तो करते हैं शुरुआत। सो इंडिया सेलिब्रेटेड इट्स 76th रिपब्लिक डे on the 26th of the January 2025 and with the theme of स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो पेपर में पूछी जाती हैं कि इस बार भारत का ये जो रिपब्लिक डे था उसका थीम था स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास, और हाईलाइटिंग द मिलिट्री स्ट्रेंथ, डेवलपमेंट एंड द कल्चरल डाइवर्सिटी विद द इंडोनेशियन प्रेसिडेंट प्राबोवो सुबियांतो एज द चीफ गेस्ट। और ये इंपॉर्टेंट चीज है कि इस बार हमारे रिपब्लिक डे पे, गणतंत्र दिवस पर जो हमारे चीफ गेस्ट रहे वो चीफ गेस्ट कौन रहे? इंडोनेशियन प्रेसिडेंट, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट रहे, और उनका नाम आपको याद रखना है प्राबोवो सुबियांतो हमारे मुख्य अतिथि थे। और यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि हाईलाइटिंग द मिलिट्री स्ट्रेंथ, डेवलपमेंट एंड द कल्चरल डाइवर्सिटी। कल्चरल डाइवर्सिटी मीन्स सांस्कृतिक विविधताएं, यानी कि विभिन्न राज्यों में, आपको पता है भारत जो देश है वो भारत क्या है? विविधताओं में एकता पाई जाती है, यूनिटी इन द डाइवर्सिटी। कोस कोस पे बदले पानी और 5 कोस पे बदले वाणी। कि भारत में अगर हम बात करते हैं तो हर कोस पे, कोस एक यूनिट होती है डिस्टेंस मेजर करने की, लगभग 1.6 किलोमीटर उसमें डिस्टेंस होती है, कि इतनी दूर आप जाते हो तो वाटर लेवल अलग हो जाता है और वाटर का जो टेस्ट है वो चेंज हो जाता है। और 5 कोस पे बदले वाणी यानी कि जब आप 5 कोस की डिस्टेंस ट्रेवल कर लेते हैं तो भाषा में फर्क आ जाता है। डायलेक्ट्स जो होते हैं, जो लोकल लैंग्वेजेस होते हैं वो क्या हो जाती हैं? अलग हो जाती हैं। चलिए आगे चलते हैं। यहां पर जो कॉन्टेक्स्ट रहा वो कॉन्टेक्स्ट मैंने आपको बता दिया। ड्यूरिंग द 76th रिपब्लिक डे परेड इंडिया शोकेस्ड इट्स मिलिट्री स्ट्रेंथ एंड द कल्चरल हेरिटेज। ओके, अब जो यहां पर जो परेड हुई 26 जनवरी को, दिस परेड इज प्रेजाइडेड ओवर बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के राष्ट्रपति जो है, भारत के राष्ट्रपति ने इसमें सलामी ली। एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज, यानी कि जो हमारी तीनों सेनाएं होती हैं, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स, उन तीनों सेनाओं का जो चीफ सेनापति होता है, जो चीफ कमांडर होता है, मुख्य सर्वोच्च सेनापति होता है, वो कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एंड इंडोनेशियन प्रेसिडेंट प्राबोवो सुबियांतो वाज द चीफ गेस्ट एट द इवेंट। नेक्स्ट ये देखिए, और एक इंपॉर्टेंट बात ये रही कि जो हमारी ये जो परेड हुई जिसमें हमारी इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस थी, वो आर्म्ड फोर्सेस जो है उनकी सलामी जो है वो भारत के राष्ट्रपति ने ली और इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट उनके साथ थे। तो इस बार पहली बार क्या हुआ है कि इंडोनेशिया ने, देखो, a contingent of 342 members from the Indonesian National Armed Forces also participated in the parade, marking the first time troops from Indonesia joined a foreign parade। यानी कि इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात है कि इंडोनेशियाई राष्ट्रीय सशस्त्र बलों के 342 सदस्य, ये नंबर इंपॉर्टेंट है।
एक टुकड़ी ने भी परेड में भाग लिया और यह पहली बार था जब इंडोनेशिया के सैनिक किसी विदेशी परेड में शामिल हुए। और इससे पहले विदेशी सैनिकों ने 2016 में पहली बार फ्रांसीसी सेना की टुकड़ी की भागीदारी के साथ परेड में भाग लिया था। ठीक है, तो ये दोनों इंफॉर्मेशन है, ये दोनों इंफॉर्मेशन क्या हो जाती हैं आपके लिए, ये दोनों इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट देखो। अब देखो इस बार जो परेड हुई तो उस बार की परेड के बारे में उसने बताया। अब हम देखते हैं कि द फर्स्ट रिपब्लिक डे सेलिब्रेटेड इन द 1950 कि जो पहला गणतंत्र दिवस था वो 1950 में मनाया गया। आपको पता है 26 जनवरी 1950 ये दिन चुना गया था कि जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। उस पे आऊंगा मैं, इस कॉन्टेक्स्ट पे आऊंगा लिटिल बिट। तो द फर्स्ट प्रेसिडेंट यानी कि फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन हुए हमारे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऐसे प्रेसिडेंट थे जिनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा। ठीक है, जब तक अंटिल उनकी डेथ होती है तो वो क्या है, वो हमारे भारत के राष्ट्रपति रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा। हेडेड टू इरविन एम्फी थिएटर, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि 1950 में पहले गणतंत्र दिवस समारोह में भारत के पहले राष्ट्रपति इरविन एम्फी थिएटर, और उसको अब मेजर ध्यानचंद स्टेडियम कहा जाता है, वहां पर गए और जहां उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और बैंड ने राष्ट्रीय गान बजाया। यानी कि जो फर्स्ट परेड हुई थी वो कहां पर हुई थी, इरविन एम्फी थिएटर में हुई थी। एंड इस परेड में सांस्कृतिक झांकियों का कोई उल्लेख नहीं है कि हमारे पास इस परेड में जो सांस्कृतिक झांकियां थी विभिन्न राज्यों की, उसका कोई उल्लेख नहीं है। आने वाले वर्षों में प्रत्येक राज्य को भारत की समृद्ध विविधता को प्रदर्शित करते हुए कुछ विशिष्ट विशेषता का प्रतिनिधित्व करने वाली झांकी भेजने के लिए आमंत्रित किया गया था। एंड देन आफ्टर ये हुआ कि जब ये 26 जनवरी की परेड होती है गणतंत्र दिवस पर, यहाँ पर प्रत्येक राज्य, जिस भी राज्य में जो भी उस राज्य की विरासत होगी, जो भी उस राज्य की धरोहर होगी, उसके बारे में वो क्या करेंगे, 26 जनवरी पर अपनी झांकी को प्रस्तुत करेंगे। रॉबर्ट टोर रसेल, ये इंपॉर्टेंट नाम है, द्वारा डिजाइन किया गया था ये जो इरविन एम्फी थिएटर है। और इरविन एम्फी थिएटर 1933 में भावनगर के महाराजा की ओर से उपहार के रूप में बनाया गया था। 1951 में एशियाई खेल हुए और एशियाई खेलों की मेजबानी से ठीक पहले इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, नेशनल स्टेडियम कर दिया गया। तो अब ये क्या है, अब ये है मेजर ध्यानचंद स्टेडियम के नाम से ये जगह जानी जाती है। तो ये क्या हो गया, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट से इसको हमने रिलेट कर दिया। चलिए ये देखिए, ये हमारी जो हमारी पहली परेड थी, उस पहली परेड में आप देख पा रहे होंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खड़े हैं, और ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो हमारे सलामी ले रहे हैं, जो हमारी सशस्त्र सेनाएं थी, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स थी। ठीक है, तो ये इस टाइप की इमेज एक इंटरनेट पे अवेलेबल थी, तो वो इमेज मैंने आपके सामने यहाँ पे प्रस्तुत की है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पर जो झांकियां प्रस्तुत की जाती हैं उनमें भारत के कल्चर को दर्शाया जाता है, इंडियन कल्चर की बात की जाती है। देखिए, द रिपब्लिक डे परेड फीचर्ड 31 टैब्यू from the 16 states and union territories as well as central ministries and the organization। अब समझने की बात क्या है, कहता है कि भारतीय सांस्कृतिक गणतंत्र दिवस परेड में 16 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साथ केंद्रीय मंत्रालयों और संगठनों की 31 झांकियां शामिल थी। ये सवाल पेपर में पूछे जाते हैं कि कितने राज्यों की झांकियां शामिल थी, कितने केंद्र शासित प्रदेश और अन्य मिनिस्ट्री। देखो, अब आपको ये चीज याद रखनी है कि ऐसा नहीं है कि केवल स्टेट और जो यूनियन टेरिटरीज हैं वही अपनी झांकियां प्रस्तुत करते हैं, नहीं, अदर देन दैट कुछ सेंट्रल मिनिस्ट्रीज भी हैं जो कि क्या करते हैं, अपनी झांकी को प्रस्तुत करते हैं। तो 16 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज और उसके साथ साथ सेंट्रल मिनिस्ट्री और ऑर्गेनाइजेशन जो थी, यानी कि संगठनों की 31 झांकियां जो है, वो कुल 31 झांकियां क्या की गई हैं, इस गणतंत्र दिवस पर प्रस्तुत की गई हैं। उसके अलावा ये तो थीम मैंने आपको बता ही दिया, स्वर्णिम भारत और विकास। उत्तर प्रदेश की झांकी ने प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ को दर्शाया, जिसमें समुद्र मंथन, अमृत कलश और संगम में पवित्र स्नान के दृश्य दिखाए गए। आपको पता है कि जो इस वर्ष हमारा कुंभ लग रहा है हमारे प्रयागराज में, ये जो कुंभ है, ये कुंभ अपने आप में पूरे विश्व के लिए जो है, वो पूरे विश्व के लिए एक आश्चर्यजनक बात है। कारण क्या है कि अंदाजा है कि 40-50 करोड़ लोग क्या करेंगे, इस कुंभ में स्नान करेंगे, और 40-50 करोड़ लोगों को यहां पर ऑर्गेनाइज करना अपने आप में एक चैलेंज है। क्योंकि जो कुंभ है, इस कुंभ को उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अलग जिला घोषित किया है,
जिस दिन कुंभ खत्म होगा उस दिन ये जिला खत्म हो जाएगा। और इस कुंभ की महत्वता यह है कि यहां पर इस बार महाकुंभ आयोजित किया जा रहा है, यानी कि कुंभ 12 वर्ष के बाद लगता है, हर 3 वर्ष के बाद कुंभ आता है। और भारत में 4 जगह पर कुंभ लगता है, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज। प्रयागराज का महत्व इसलिए है क्योंकि यहां पर माना जाता है कि ब्रह्मा जी ने सबसे पहले जो यज्ञ किया था वो प्रयागराज में किया था। और जब 12-12 वर्ष चलते 12 बार कुंभ लगता है, उसके बाद 144 वर्ष के बाद क्या लगता है, महाकुंभ लगता है। और कुंभ की विशिष्टता यह है कि जब समुद्र मंथन किया गया था तो समुद्र मंथन के दौरान जो अमृत निकला था, उस अमृत कलश को लेकर जब स्वर्गलोक लेके जाया जा रहा था तो उस अमृत की 4 बूंदें पृथ्वी पर 4 जगह गिरी थी। तो जहां पर वो 4 बूंदें गिरी थी वहां पर क्या लगता है, कुंभ लगता है, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और आपका प्रयागराज। तो यहां पर देखो ये इमेज आपको दिखाई दे रही है कि ये जो है वो नागराज से उनका क्या किया गया था, उनको रस्सी बनाया गया था एंड देन आफ्टर समुद्र मंथन किया गया था। और समुद्र मंथन किया गया था तो उसके बाद अमृत निकला था और विष निकला था, आपको पता है। तो ये अमृत कलश है और उस अमृत कलश से 4 बूंदें पृथ्वी पर गिरती हैं। तो इसलिए महाकुंभ क्या है, महाकुंभ सबसे इंपॉर्टेंट इस बार महाकुंभ ही है। अदरवाइज आप स्टेट पीसीएस किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके स्टेट की जो थीम रही उस थीम को क्या कर सकते हैं, आप याद कर सकते हैं। तो ये जो है ये इस बार क्या रहा, इसका थीम रहा महाकुंभ का। उसके अलावा देखो तो ये हो गया उत्तर प्रदेश की झांकी। सांस्कृतिक प्रदर्शन में यह पहली बार पूरे कर्तव्य पथ पर फैला। जो कर्तव्य पथ है उस कर्तव्य पथ पर सांस्कृतिक झांकियां आयोजित की गई और 5000 से अधिक लोक और आदिवासी कलाकारों ने 45 नृत्य रूपों का प्रदर्शन किया। जयति जय मम भारतम शीर्षक से 11 मिनट का प्रदर्शन संगीत नाटक अकादमी द्वारा क्यूरेट किया गया। जो संगीत नाटक अकादमी है उसने जयति जय मम भारतम, ठीक है, जयति जय मम भारतम, मेरे भारत की जय हो, शीर्षक से 11 मिनट का प्रदर्शन जो है वो संगीत नाटक अकादमी ने यहां पर क्यूरेट किया। अदर देन दैट आगे चलते हैं। उसके अलावा एक और हाईलाइटेड मुद्दा रहा, हाईलाइटेड झांकी रही और मुख्य आरक्षण केंद्र क्या रहा, प्रमुख आरक्षण मध्य प्रदेश की झांकी राज्य में चीतों के पुनः आगमन पर केंद्रित थी। आपको पता है कि हम रिसेंटली जो चीता लेके आए थे और चीता कहां रखे थे, चीता कूनो नेशनल पार्क। सो कूनो एक छोटा नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में और कूनो इज ऑल्सो ए स्मॉल रिवर इन द एमपी, ठीक है। तो वहां पर मुख्य जो झांकी में जो एक और चीज रही जिस पर कंसंट्रेशन रहा वो क्या रहा, मध्य प्रदेश की झांकी पर, जो किसके बारे में था, द री इंट्रोडक्शन ऑफ द चीताज। और अदर देन दैट अगर हम मिनिस्ट्रीज की बात करते हैं तो द मिनिस्ट्री ऑफ द अर्थ साइंस presented a taboo themed around the celebration of 150 years of the Indian Meteorological Department। कि इस वर्ष जो IMD है, IMD क्या करता है कि IMD हमारा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है, यानी कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, जो हमें पहले बताता है किसी भी कोई भी अगर हमारे पास इन द सेंस यू आप कह सकते हैं कि अगर कोई भी साइक्लोन है या कोई और नेचुरल डिजास्टर है, कोई और किसी प्रकार की जो नेचुरल कैलामिटी आने वाली है तो उसके बारे में हमें पहले इंफॉर्मेशन देता है। सो इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट। तो ये क्या है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, IMD क्या करता है, इस बार अपनी झांकी को यहां पर प्रस्तुत करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अदर देन दैट इसके अलावा यहां पर कुछ अवार्ड्स दिए जाते हैं। 26 जनवरी जो होती है उस दिन कुछ अवार्ड्स दिए जाते हैं। अगर हम इन अवार्ड्स की बात करते हैं तो आप यहां पर देख सकते हैं पद्म अवार्ड, पद्म पुरस्कार। तो 76वें गणतंत्र दिवस पर 139 पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए। ये डेटा इंपॉर्टेंट हो गया करंट के लिए। इनमें पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री शामिल है। तो इसमें क्या क्या शामिल है, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री ये शामिल है। तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार के ये क्या होते हैं, ये है पद्म विभूषण, ये क्या है पद्म भूषण और ये इमेज क्या है, ये है पद्मश्री। ये 3 जो अवार्ड हैं, ये 3 अवार्ड दिए जाते हैं। तो यहां देखिए कहता है, क्या बताता है इनके बारे में कि पद्म भूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है, पद्म भूषण उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है।
तो यहां से सवाल पूछा जा सकता है स्टेटमेंट बेस्ड। इस बार इसलिए पूछा जा सकता है रिसेंटली अगर कोई एग्जाम होता है तो, बिकॉज यहां पर 139 पीपल जो थे, 139 लोगों को क्या किया गया है, इस सम्मान से इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पद्म पुरस्कार पदानुक्रम में पद्म विभूषण सर्वोच्च है, तो सबसे सर्वोच्च क्या है, पद्म विभूषण। तो पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा, यानी कि आपने क्या किया है, एक्सेप्शनल एंड द डिस्टिंग्विश्ड सर्विस के लिए। और उसके बाद पद्म भूषण और पद्मश्री है। पुरस्कारों की घोषणा हर साल गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है। यह इंपॉर्टेंट है कि इन पुरस्कारों की घोषणा हर साल गणतंत्र दिवस पर की जाती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो ये जो पद्म विभूषण, पद्मश्री और जो आपका पद्म भूषण है, इसके अलावा कुछ पुरस्कार और दिए जाते हैं, और वो पुरस्कार हैं गैलेंट्री अवार्ड्स। गैलेंट्री यानी कि वीरता पुरस्कार। गैलेंट्री का मतलब वीरता होता है। देखो, गैलेंट्री अवार्ड्स एंड द डिफेंस। सो प्रेसिडेंट कन्फर्ड गैलेंट्री अवार्ड्स फॉर द 93 आर्म्ड फोर्सेज एंड द सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज पर्सनल, यानी कि 93 हमारे सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, जो आपको मैंने बताया सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी और सीआईएसएफ, ये किस में आते हैं, हमारे सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज हैं, उसको कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इनमें कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, वार टू सेना पदक, नौसेना पदक और वायुसेना पदक शामिल है। वीरता पुरस्कारों की घोषणा साल में 2 बार की जाती है। कब कब, गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस दोनों अवसर पर की जाती है। जबकि जब हम पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री की बात कर रहे थे तो उनकी घोषणा साल में 1 बार की जाती है, और वो की जाती है गणतंत्र दिवस पर, यानी कि रिपब्लिक डे पर। ठीक है, ओके, चलो इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं आगे। ये है हमारे पास जो हमारे आर्म्ड फोर्सेज पर्सनल होते हैं, उनको जो अवार्ड दिए जाते हैं, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, कीर्ति चक्र, अशोक चक्र और शौर्य चक्र। ठीक है, देखिए इसके अलावा जो वॉर टाइम अवार्ड्स होते हैं, वो वॉर टाइम अवार्ड्स क्या होते हैं, देखो, दीज अवार्ड्स ऑनर ब्रेवरी इन द फेस ऑफ द एनिमी प्राइमरीली फॉर आर्म्ड पर्सनल। अब देखो, युद्धकालीन पुरस्कार हैं, और युद्धकालीन पुरस्कार यानी कि ड्यूरिंग द वॉर, उल्लेखनीय पुरस्कारों में सबसे पहले क्या आता है, परमवीर चक्र, फिर महावीर चक्र, और फिर उसके बाद क्या शामिल है, वीर चक्र। पहले क्या है, परमवीर चक्र। आपने सुना हो कैप्टन विक्रम बत्रा, 1999 का जो कारगिल वॉर था, उस कारगिल वार के दौरान जो कैप्टन विक्रम बत्रा शहीद हुए थे, उनको मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। ज्यादातर जो परमवीर चक्र होता है, जब आप ये कहानियां सुनते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जस्ट बिलीव मी, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब जब उनका नाम आता है ना, कैप्टन विक्रम बत्रा, तो ये नाम सुनते ही हमारे अंदर क्या आता है, एक मतलब कि एक वो चीज उत्पन्न हो जाती है अपने आप कि उन्होंने उस टाइम के ऊपर, ड्यूरिंग द वॉर टाइम, उन्होंने किस साहस, अदम्य साहस का जो है वो प्रदर्शन वहां पर किया था, और उस अदम्य साहस के प्रदर्शन की वजह से हमने कारगिल का जो वॉर है, वो कारगिल वॉर को जीता था। तो परमवीर चक्र सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, ज्यादातर मरणोपरांत ही प्राप्त होता है, महावीर चक्र और उसके बाद है वीर चक्र। तो ये क्या है, वॉर टाइम के अवार्ड है। जब पीस टाइम होता है, यानी कि शांति होती है, ये पुरस्कार गैर युद्धकालीन स्थितियों में बहादुरी को मान्यता देते हैं, और इनमें अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र शामिल है। यानी कि अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र जो है, अगर पीस टाइम है, वॉर नहीं चल रहा है किसी देश के साथ, इवन देन अगर कोई ऐसा इश्यू हो जाता है तो उस समय दिए जाते हैं, और इन्हें सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस और नागरिकों को प्रदान किया जा सकता है। तो ऐसा नहीं है इसके लिए कोई आर्म्ड पर्सनल होना चाहिए, यानी कि सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बल, पुलिस और नागरिकों को प्रदान किया जाता है। और इसके अलावा अदर गैलेंट्री अवार्ड्स, अन्य वीरता पुरस्कार, तो उसमें सेना पदक है, भारतीय सेना में विशिष्ट सेवा का सम्मान करता है। इसके बाद बहादुरी के कार्यों के लिए सेना पदक को बार दिया जाता है। तो ये सेना पदक जो है, वो सेना पदक दिया जाता है। अन्य अगर इसके अतिरिक्त कोई वीरता का काम किया जाता है तो वीरता के काम के लिए ये पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ठीक है, ओके, चलो, तो ये हमारे ये जो इवेंट्स हैं, ये इवेंट्स हमारे कब होते हैं, ड्यूरिंग द 26 जनवरी, यानी कि रिपब्लिक डे के अवसर पर। अब इस दिन का महत्व क्या है, वो महत्व देख लेते हैं। देखो, इस दिन का महत्व यह है कि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को अपनाने का प्रतीक है। यानी कि 26 जनवरी को
हमने क्या किया था, हमने फुल्ली ये कहा था कि आज हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं। 26 जनवरी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 26 जनवरी 1930 को की गई पूर्ण स्वराज की घोषणा का सम्मान करने के लिए चुना गया था। बेसिकली कंसेप्ट क्या है कि जब देश आजाद होता है एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, उससे पहले हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो संविधान सभा है, वो संविधान सभा आपको पता है बन चुकी थी 1946 में। संविधान सभा अपना काम कर रही थी, संविधान सभा अपना संविधान को तैयार कर रही थी और संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा। इसके अतिरिक्त लगभग 64 लाख रुपए का खर्च आया और भारत के जो उस समय संविधान समिति के अध्यक्ष थे, यानी कि संविधान समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जो प्रारूप समिति थी, सॉरी मैं संविधान समिति बोल गया, प्रारूप समिति यानी कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उस ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और 7 सदस्य उसमें शामिल थे। और उन्होंने क्या किया, इस संविधान के मसौदे को तैयार किया और 26 जनवरी 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार था। लेकिन कुछ आर्टिकल थे, कुछ अनुच्छेद थे जो 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिए गए, लेकिन 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। पूर्ण स्वराज मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस, और उस पूर्ण स्वराज की मांग के लिए इस दिन का एक विशेष महत्व था। इसलिए हमने हमारे संविधान को अपनाने का जो समय रखा वो क्या रखा, 26 जनवरी 1950 रखा। अगर हमसे पूछा जाता है कि हमारे देश में सबसे पवित्र ग्रंथ क्या है, तो हिंदू होगा तो वो कहेगा गीता है, मुस्लिम कहेगा कि क्या है हमारे पास, हमारी जो कुरान है। अगर कोई सिख है तो वो कहेंगे गुरु ग्रंथ साहिब है, अगर कोई क्रिश्चियन है तो वो कहेंगे बाइबल है। नो डाउट प्रत्येक धर्म की जो अपनी जो पवित्र किताबें हैं वो अपने अपने धर्म के लोग पवित्र किताबों को पवित्र बताएंगे। और ये जो चीजें हैं, हम कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, लेकिन आपस में हम भाई भाई, कि हमारे देश की ये जितने भी ये धार्मिक पुस्तकें हैं, इन सभी धार्मिक पुस्तकों में मोर और लेस जो टीचिंग्स हैं वो सेम है। कोई भी धर्म हमें ये नहीं सिखाता कि हमें आपस में लड़ना चाहिए, झगड़ना चाहिए। सभी धर्म हमें एक ही बात बताते हैं कि हमें आपस में प्यार प्रेम और भाईचारे से रहना चाहिए। लेकिन अगर हम कहें कि केवल आपको एक किताब बतानी है कि जो हमारे देश का सबसे पवित्र ग्रंथ है, तो वो सबसे पवित्र ग्रंथ क्या है, हमारा संविधान है। वो क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे पवित्र माना गया है। ये जो है, ये 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू हुआ है मैंने आपको बता दिया। यह देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों को सम्मानित करता है। अरे ये सॉरी, ये इंग्लिश में और हिंदी में जो है ना वो कुछ उसने क्या, आई थिंक इस पीपीटी में कोई वो होगा, ठीक है, कोई बात नहीं। आपको मैंने बता दिया कि इसका महत्व क्या है, इसका महत्व क्या है। उसके बाद देखो 26 जनवरी 1950 को जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रभाव में आया एंड मेकिंग द कंट्री ट्रांजिशन टू ए सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। और भारत को संविधान लागू हुआ, देश के एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य में परिवर्तन को चिन्हित किया। यानी कि गणतंत्र और लोकतांत्रिक गणराज्य कि अब हम क्या हैं कि रिपब्लिक का मतलब, गणतंत्र का मतलब यह है कि अब हम अपने डिसीजंस जो हैं सॉवरेन है, कि हम अपने डिसीजंस क्या कर सकते हैं, खुद ले सकते हैं। हमें अपने डिसीजन लेने के लिए अब किसी पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली on 26th November 1949 and the day honors the democratic values enshrined in the constitution with 26th January specifically chosen to commemorate the Indian National Congress declared of पूर्ण स्वराज। कि 26 जनवरी को क्या किया था, पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, यही लिखा है। इसीलिए इस दिन को क्या किया गया, माना गया, डिक्लेयर किया गया। नेक्स्ट क्या कहता है, पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन। On 19 December 1929, the Indian National Congress passed the Purna Swaraj Total Independence Resolution at Lahore session. A public declaration was made on the 26 January 1930. और public declaration कब हुआ, 26 January 1930 को, which the Indian National Congress urged Indians to celebrate as the Independence Day. और हम इस दिन को क्या बनाते थे, हम इस दिन को इंडिपेंडेंस डे यानी कि स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट करते थे। From 1930 to 1947 January 26 was celebrated as Independence Day or the Purna Swaraj Day to mark the pursuit of full sovereignty। यानी कि 1930 से 1947 तक, ये इंपॉर्टेंट बात है, हमने 26 जनवरी को पूर्ण संप्रभुता की खोज को चिन्हित करने के लिए स्वतंत्रता दिवस या पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया गया। हमने क्या किया, इस दिन को हमने इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया। ठीक है,
तो ये हमारे 26 जनवरी के दिन का महत्व था और इस तरीके से हमने इस बार अपना 76th रिपब्लिक डे जो था वो 76th रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया। वन मोर थिंग कि हमारा जो देश है वो इस संविधान की ही देन है कि जिस संविधान के आधार पर हमारा देश आगे बढ़ रहा है। अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स थे, जो संविधान निर्माता थे, वो इतने विजनरी पर्सन थे कि उनको चीजें दिखाई दे रही थी कि इन द कमिंग फ्यूचर परिवर्तन की जरूरत होगी, बिकॉज आप भी जानते हैं कि परिवर्तन इस संसार का नियम है। तो इसलिए उन्होंने संविधान को लचीला रखा, संविधान को मजबूत रखा और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो भारत का आज संविधान जो है वो सबसे बड़ा लिखित संविधान है, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और ये संविधान लचीला भी है और ये संविधान कठोर भी है, यानी कि इसमें बदलाव किए भी जा सकते हैं, नहीं भी किए जा सकते हैं। और यही संविधान की देन है कि हम इस देश में आजादी से रह सकते हैं, अपने विचारों को प्रस्तुत कर सकते हैं, हमें फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं, हमें मौलिक अधिकार मिले हुए हैं और हमें अपनी सरकार यानी कि जो प्रशासक हैं हमें अपनी सरकार चुनने का मौका मिलता है। वोट की ताकत, वोट ऑफ द पावर ऑफ द वोट हमें मिली हुई है। वो सारी चीजें किसमें मेंशन्ड है? कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। सो इसी नोट के साथ जो है वो इस बार के जो कॉन्स्टिट्यूशन जो रिपब्लिक डे था उस रिपब्लिक डे के जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे और इसका क्या महत्व है वो सारे इवेंट्स मैंने डिस्कस किए। सो आप सभी लोगों को इस सेशन को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर से जरूर करना है जैसे भी आपको क्लास लगी हो। तो मुलाकात करेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, लड़ते रहिए, झगड़ते रहिए और अपने देश की तरक्की और विकास में सहयोग कीजिए, क्योंकि जब आपके देश का विकास होगा तभी आपका विकास होगा। इसलिए जो हमारी कंट्री है, जो हमारा देश है, उसके प्रति हमारे कुछ कर्तव्य होते हैं और उन कर्तव्यों को हमें पूरा करना चाहिए। और एक छोटा सा कर्तव्य ये है, मेरी तरफ से मैं कहना चाहूंगा कि हमें हम जहां भी रहते हो हमें वहां पर साफ सफाई, स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। ये हमारा ही देश है, किसी दूसरे का देश नहीं है, इसलिए हमें इसे अपना घर मान के, पूरे देश को अपना घर मान के और अच्छे तरीके से हमें इसकी विशेष तौर पर सफाई का ध्यान रखना चाहिए। सो इसी नोट के साथ आज रोकेंगे, मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।